बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास है प्रेशर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं डिफ़ाइन कर दूं कि आपके पास बेसिकली जो टर्म ये प्रेशर है ये है क्या। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही होती है किसी भी टोटल एरिया पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो बेसिकली हम कह रहे होते हैं कि वो जो प्रोड्यूस करती है वो टोटल प्रेशर होता है। प्रेशर को हम कैपिटल पी से सिंबलाइज करते हैं। जो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इसका फार्मूला है, एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स एंड ए स्टैंड्स फॉर एरिया। एक्चुअली here we just need a magnitude to measure pressure, so that's why we can say that pressure is a scalar quantity, and in system internationally its unit is Newton meter per square, which is also called Pascal. 1 Newton meter per square is equals to 1 Pascal. पास्कल या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में हम प्रेशर को मेजर भी कर सकते हैं, जो आपके पास इसका एसआई यूनिट होता है। इसको अब मैं डिफ़ाइन कुछ इस तरीके से कर देती हूँ कि इसके एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि जितना कम एरिया होता है ना उतना ज़्यादा उस एरिया पे हम प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, यानी टोटल फोर्स उतनी ज़्यादा उसके ऊपर इंड्यूस करवाई जा सकती है। देखिए, अगर आपके पास एक कॉमन एग्जांपल, आप एक वॉल ले लेते हैं। ठीक है, आपने वॉल साइड ले ली तो ऑब्वियसली एक लार्जर एरिया होगा, उसके ऊपर आपको एक नेल फिक्स करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ थंब उसके ऊपर टोटल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आपको उसके लिए एक बाकायदा हैमर की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से जो आप टोटल फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस एरिया पे, इट मीन्स कि आपको उस हिसाब से उसके ऊपर एक प्रेशर डेवलप करना पड़ा। उसके बरअक्स ऑपोजिटली अगर हम एक ड्राइंग बोर्ड ले लेते हैं, जो बेसिकली एज़ कम्पेयर टू दैट वॉल एक आपके पास स्मॉलर एरिया होगा, आप उसके ऊपर एक ड्राइंग पिन लेके उसको फिक्स करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा कि आप चूँकि आपके पास जो एरिया वो कम हो गया ना, तो जो आप उसके ऊपर प्रेशर डेवलप कर सकते हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, तो इट मीन्स के फोर्स भी उसके ऊपर इजीली एक्सर्ट हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम बेसिकली ये कहते हैं कि आपके पास जो टोटल फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट होगी ना, जो आप करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ थंब कर लेंगे। आप उस ड्राइंग पिन का एक पोर्शन अपने थंब के साथ प्रेस करके और ड्राइंग बोर्ड के अंदर उसको कर देंगे फिक्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपने बात की कि प्रेशर जो होता है बेसिकली वो कम एरिया पे आपके पास ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो ये काम हो गया मतलब कि प्रेशर का और एरिया का जो आपके पास रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर डेवलप होगा, लेकिन प्रेशर और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, इट मीन्स के प्रेशर आप ज़्यादा डाल रहे हैं, आप उतना ज़्यादा दबाव पैदा कर रहे हैं उस पर। ठीक हो गया। और ये आपके पास कॉमन सा एक टॉपिक था, बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। और नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास बेसिकली सबसे पहले आपको पता है एटमॉस्फेयर क्या चीज़ होती है। अर्थ जो बेसिकली हमने लिखा है ना, दी अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर। जो कवर है ना एयर का, हवा का, ये पूरा एक जो आपका एनवेलप सा बना हुआ है हमारी अर्थ के अराउंड, ये आपका एटमॉस्फेयर होता है। बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, और इसके अंदर हम बहुत सारी एग्जांपल्स के थ्रू इसको स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि देखें स्टूडेंट्स, जैसे एयर है ना, एयर आपके पास मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, ऐसा ही होता है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जिनमें आपको पता है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस का होता है, देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आपके पास ट्रेसेस होते हैं कुछ गैसेस के, मतलब थोड़ी थोड़ी मिकदार में भी गैसेस होती हैं। तो देखें ये जो आपके पास बेसिकली एनवेलप होता है, आप ये कह रहे हैं जो अर्थ का सेंटर होता है ना, अर्थ का जो हम ग्रेविटेशनल पुल ले रहे होते हैं, उससे करीब करीब जो आपके पास ये ओवरऑल बना होता है सराउंडिंग में एक एनवेलप सा, इट मीन्स के वहाँ पे उतनी ज़्यादा ये एयर ये गैस मौजूद है। तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा गैस होगी तो इट मीन्स कि इसकी डेंसिटी भी तो उतनी ज़्यादा होगी ना। डेंसिटी यानी पहले आपको बताया कसाफत या भारीपन को कहते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा गैसेस का मजमुआ इसके अंदर होगा एयर के, उतनी ज़्यादा भारी होगी है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बुलंदी पे चलते जाते हैं, एक हाइट पे जाते हैं, एक ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, तो आप देखते हैं वैसे वैसे ये हवा जो होती है वो पतली होती जाती है, थिनर होती जाती है। मतलब कि जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट थे ना, जो बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर थे, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होते जाएंगे, और एक लेवल आएगा जब आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो एयर है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे सम टाइम आपके पास ये एग्जांपल आप सुनते हैं, स्पेस में जाने वाले जो आपके पास बेसिकली जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह लेके जाते हैं, ऐसी चीज़ें, मतलब कि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहाँ पे आर्टिफिशियली सर्वाइवल का ये सारा सामान लेके जाना पड़ता है। तो बेसिकली ये बात बताने का मकसद ये था कि जो आपके पास टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो आपके पास एयर की डेंसिटी होती है वो हर जगह हमारे एटमॉस्फेयर में एक जैसी नहीं होती, जैसे जैसे हम बुलंदी पे चलते जाते हैं ये कम होती जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें हम इसके एग्जांपल कुछ इस तरीके से लेते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा हो छोटे छोटे बच्चे कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो आपके पास ना
ये सोप बबल्स फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जो सोप बबल फॉर्म करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, सोप बबल्स के अंदर कि आपके पास वो कोई भी साबुन लेके उसके साथ वो उसके बबल्स बनाने की कोशिश करते हैं वाटर बबल्स से, तो वो जो वाटर बबल थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहते हैं, फिर आप देखते हैं ऑटोमेटिकली खुद से डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। वैसा क्यों होता है? उसकी वजह ये होती है कि जब तक तो जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना आपके पास, उनका जो आपके पास बबल्स होते हैं वो उनके अंदर का जो एयर प्रेशर होता है वो हमारे बाहर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बिल्कुल इक्वल होगा, तब तक वो स्टेबल रहेंगे और उसके बाद वो बर्स्ट हो जाएंगे। ये एग्जांपल आपके पास दूसरे केस में आप किसकी होती है? बैलून की। आप देखते हैं ना, आप बैलून को एयर से फिल करते हैं, जब आप हवा गुब्बारे में डालते हैं तो वह एकदम से पूरी तरह से फूल जाता है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कम होती जाती है हवा, बावजूद इसके कि आप उसमें से ना आपने उसको पंप इन किया था, पंप आउट आपने खुद करने की कोशिश नहीं की थी। अब उसकी रीज़न ये होती है कि जब तक उसके अंदर भी यही केस होगा कि जो एयर का प्रेशर उस बैलून के अंदर है, जब तक वो हमारे आउटर साइड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है उसके बिल्कुल इक्वल होगा, तब तक वो अपनी स्टेबल फॉर्म में होगा। ठीक हो गया? यानी कि क्लास हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है। हमारे पास चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हमने डेफिनेशन 3 टर्म में की थी। फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म में हमने उसे कैसे डिफाइन किया था, कौन सा वे था जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन किया था। पहला जो वे था हमने कहा था बाय gaining of oxygen is oxidation, और by losing of oxygen is reduction। दूसरी हमारे पास क्या थी? by gaining of hydrogen is oxidation, by
of hydrogen is ऑक्सीडेशन। इस दोनों जो डेफिनेशन थी इनको हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। आज जो हमारे पास जो थर्ड वे है जिसकी मदद से हम डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो क्या है आपके पास बाय गैनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होता है ऑक्सीडेशन होगा, और गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है रिडक्शन। अब आपको पता है कि जैसे आपके पास सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। लास्ट में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब ये क्या करता है कि ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है, लूज करने के बाद स्टेबिलिटी को गेन करता है। ठीक है। जब ये अपने अंदर से सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपके पास आ जाएगा Na+। ये जो है आपके पास क्या होगी ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब इसी तरह से आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, ये अपना आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लेगा। जब वो एक एटम किसी दूसरे एटम से लेगा तो यहाँ पे उसके कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा अपनी स्टेबल फॉर्म में आएगा, यानी कि Cl+1 इलेक्ट्रॉन goes to Cl-1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बना रही है ऑक्सीडेशन बना रहा है, और गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है रिडक्शन बना रहा है। क्लियर हो गया। आप अपने पेज नंबर 159 पे हैं, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं इस रिएक्शन की मदद से हमें बताएं कि कौन से जो है एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। जैसे आपको पता है कि आपके पास है कैल्शियम +O2 goes to 2CaO, यानी कि आपके पास क्या है कैल्शियम और ऑक्सीजन को जब एक दूसरे को आपस में रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास क्या आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखें तो कैल्शियम के पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है ना goes to Ca+2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है O+2 इलेक्ट्रॉन goes to O-2, यानी कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वहां पे क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी, या कैल्शियम जो है वो क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इस
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 साइंस ग्रुप, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। डेट है 9 जून एंड डे इज ट्यूसडे। हम लोग को यूनिट नंबर से स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स हम लोग कर चुके थे, जिसमें हमने एचसीएफ फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड, जितने भी आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए थे। आज जो हम करने जा रहे हैं ये है एलसीएम फाइंड करना है हमने, और एलसीएम को भी आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड आउट करना है। एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस जस्ट ये है कि एचसीएफ जो आप फाइंड करते हैं उसमें सिर्फ आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, मतलब जो आपका सब एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर आ रहा होता है वही आपका एचसीएफ होता है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम को फाइंड करने के लिए आप कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वो सारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो उस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड एलसीएम होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह से कुछ काम करना है, और जो आपके पास कॉमास होते हैं वो सेपरेट करते हैं एक्सप्रेशंस को। तो आपके पास इस क्वेश्चन में कितने एक्सप्रेशंस दिए हैं, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फैक्टर्स में चेक कन्वर्ट करें। फैक्टर्स ऑफ 2 into x power 4 minus y power 4 equals to, अब देखिए यहाँ पे मिड में साइन माइनस का है और दोनों की स्केलिंग पॉसिबल है, तो आप क्या करेंगे, स्केलिंग वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, विच इज a squared minus b squared equals to a plus b into a minus b। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 are 4 होता है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है, ये a है और ये b है। तो फॉर्मूला ओपन करें यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b, तो बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस y। प्लस के साथ कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये टर्म आपके पास एग्जिस्ट है, लेकिन यहाँ पे गेन फॉर्मूला ओपन होता है, विच इज 2 into x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पे अगेन x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओपन होगा, 2 into x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर into x प्लस y into x माइनस y। डिफरेंस क्या था इस स्टेप में और इस स्टेप में, यहाँ पे तो आपके पास एक था y स्क्वायर था और b y स्क्वायर था, लेकिन जब आपने इसको ओपन किया तो इस स्टेप में ये a x बन गया और y b जो आपके पास है वो b बन गया। तो इसको ओपन करेंगे x प्लस y और x माइनस y में। ये हो गया यहाँ तक सिंप्लीफाई, इसके फैक्टर्स ये मिल चुके। अब जो है एक्सप्रेशन नंबर 2 लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 3 into x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस x y स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब। अब देखिए जो आपको 3 के बाद आपके पास डिजिट है वो गिवन है, और जो आपके पास अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि प्लस माइनस होते हैं वो टर्म्स को आपस में सेपरेट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर। इन 4 टर्म्स में देखा जाए तो पेयरिंग पॉसिबल है फर्स्ट 2 की और लास्ट 2 की। यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसको मैं अगेन ही लेती हूँ नीटली, ये है जी 3 into x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस x y का स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब। अब यहाँ पे इन दो की पेयरिंग करेंगे और इन दो की पेयरिंग करेंगे। इन दो को जब हमने ग्रुपिंग करके पेयर बनाया तो यहाँ से कॉमन जा रहा है x वेरिएबल, दोनों में सेम आ रहा है। अब पावर देखते हैं, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो दोनों में पावर 2 एग्जिस्ट करेगी। यहाँ से पावर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 into x का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर कॉमन निकाला तो उस x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन चला गया, मीनिंग इज x प्लस यहाँ से 2y क्लोज ब्रैकेट। अब अगले जो एक्सप्रेशन है इसमें y y दोनों में वेरिएबल सेम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस y स्क्वायर कॉमन लेंगे, इस टर्म में से बचेगा आपके पास x
और जब भी माइनस साइन आए अंदर साइन चेंज होती है, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2y, बिकॉज y क्यूब था, 2 टाइम्स आपने कॉमन लिया, रिमेनिंग इज 1 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों आपके पास फैक्टर सेम है, ये कॉमन आ जाएंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू, अब यहाँ पे ये भी दोनों कॉमन है, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब देखा जाए तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में अगेन फॉर्मूला ओपन होता है, जो हमने ऊपर ओपन किया था a प्लस b इंटू a माइनस b वाला। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स प्लस y इंटू एक्स माइनस y। तो ये होगी इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसको आपने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला स्टेप ये है कि आपको फाइंड आउट करना है इनका एलसीएम। ये एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, देखो अब आपको फाइंड करना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए। कॉमन फैक्टर्स इसमें से देखा जाए दोनों को कंपेयर करके तो x प्लस y कॉमन है, x माइनस y कॉमन है, तो कॉमन में आ जाएंगे x प्लस y इंटू x माइनस y। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से, ये स्टेप डिफरेंट है एचसीएफ से। नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन से हट के फैक्टर्स रिमेनिंग होते हैं वो नॉन कॉमन होते हैं। यहाँ से ये 2 कॉमन चले गए, यहाँ से ये भी कॉमन चले गए। अब रिमेनिंग यहाँ पे 2 और 3 था, और फैक्टर्स में आपके पास x प्लस 2y था और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर था। अगर तो आप यहाँ पे ये फैक्टर्स मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो इनको कर लें, ये क्लोज हो जाते हैं, x प्लस y इंटू x माइनस y प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। फॉर्मूला क्लोज होता है a प्लस b इंटू a माइनस b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो 2 3 are 6 कर लिए और x प्लस 2y एज इट इज और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज। अब एलसीएम का फॉर्मूला लिखें, एलसीएम इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे प्लेस कर लेंगे इनको, आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कॉमन था इंटू 6 इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x प्लस 2y नॉन कॉन्स्टेंट। मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ये देखिए a प्लस माइनस b इंटू ये a प्लस b वाली फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है x स्क्वायर, सेकंड टर्म दोनों की सेम है y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a आपके पास x स्क्वायर है, b आपके पास y स्क्वायर है और 6 एज इट इज और x प्लस 2y एज इट इज। तो ये आ जाएगा 6 इंटू x4 माइनस y4 इंटू x प्लस 2y, बिकॉज 2 आर 4। और यही जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आपने कॉमन फैक्टर्स को अनकॉमन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई किया, जहाँ जहाँ पॉसिबल था कि आप मजीद को क्लोज कर लें तो आपने क्लोज किया। अब लास्ट आपके पास यही फैक्टर्स बचते हैं और यही जो है वो आपके पास एलसीएम है। सो एचसीएफ में और एलसीएम में क्या डिफरेंस है कि आप एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हो ढूंढ के कि जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वही आपका एचसीएफ है, लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको क्या रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 4 द HCF ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है और
HCF which is equals to x plus 4। ये जो फैक्टर है ये HCF है किसका, इन दो एक्सप्रेशंस का। फर्स्ट एक्सप्रेशन को नाम दे लेट वो p of x है और सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है उसको नाम दे वो q of x है। p of x जो है आपको गिवन वो है x plus k plus x minus 2k plus 2 और जो आपके पास q of x है वो 2x plus k plus kx minus 12 है। आपको फाइंड वैल्यू ऑफ k करनी है। जब भी कोई आपके पास ये बात बताई जा रही हो कि ये जो चीज है ये इस चीज का फैक्टर है, तो जब फैक्टर बनता है तो उस मतलब इट्स मीन दैट फुल डिवाइड होता है उस सिचुएशन में जो आपके पास रिमाइंडर आता होता है वो 0 आता होता है। रिमाइंडर इज नथिंग इक्वल्स टू 0। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, as x plus 4 is HCF highest common factor, so it is equals to its remainder equals to 0। so इसको 0 के इक्वल पुट करें, x plus 4 equal to 0, x की वैल्यू आ जाएगी -4। इस -4 को आप चाहे p of x में पुट कर लें चाहे q of x में पुट कर लें, तो आप यहाँ से k को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट है एक्सप्रेशन वो ये है, तो इसको पुट कर लेते हैं यूजिंग q of x पुट x equals to -4। तो q of -4 जो है वो बन जाएगा, अब इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे 4 पुट कर लें, -4 2 into x है तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस k into x है तो क्या हो जाएगा -4 -12। अब इनको सॉल्व कर लें, q of -4 equals to 2 minus plus 4 4 are 16 plus minus 4k minus 12। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनको सिंपलीफाई कर लें, q of -4 equals to 2 into 16 32 minus 4k minus 12। इन दोनों को सॉल्व कर लें, 30 minus 10 20 और 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 20 minus 4 क्या आ जाएगा, q of -4 की जगह पे। अब आपको वैल्यू ऑफ यहाँ पे k फाइंड आउट करनी है, तो k वैल्यू फाइंड करने के लिए आप अगेन वही काम करेंगे, q of -4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज नथिंग 0, तो 20 minus 4k equals to 0। k सेपरेट कर लें, -4k यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +4k। आपको जस्ट k फाइंड आउट करना है, k सेपरेट करने के लिए 4 मल्टीप्लाई में इक्वल k राइट पे आपको डिवाइड हो जाएगा, 20/4 equals to k, 4 आंसर 20, तो वैल्यू ऑफ k equals to 5। सो इस तरह से आपने क्या किया, k की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब जहां पे इन क्वेश्चन इस एक्सप्रेशंस में k आपके पास गिवन है, अगर k की जगह पे आप 5 प्लेस करेंगे तो फुल डिवीजन होके ये आपको x plus 4 HCF मिल जाएगा, यही रिक्वायर्ड था। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर पे आपने सॉल्व करना है, वो आपका असाइनमेंट पार्ट है, उसमें भी आपको k एंड l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जस्ट k पूछा जा रहा था, वहाँ पे साथ l भी पूछा जा रहा है और आपको फैक्टर्स 2 दिए हैं। अगेन आपने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को 1 by 1 0 के इक्वल पुट करना है, वहाँ से आपको x वैल्यू मिलेगी और फिर उस x वैल्यू को आपने प्लेस करना है, फर्स्ट फैक्टर की x वैल्यू को भी पुट कर लें, सेकंड फैक्टर की x वैल्यू को भी पुट कर लें। दोनों में से जहाँ पे आपके पास जिस एक्सप्रेशन में k गिवन होगा वो सेपरेट होकर k वैल्यू को फाइंड करेगा और जिस एक्सप्रेशन में आपको l गिवन होगा वहाँ से आप l को सेपरेट करके l वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तक हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।